दोस्तों, अगर आप आज के समय सोशल मीडिया खोलेंगे, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो या यूट्यूब, हर जगह आपको एक ही तरह की इमेजेस और वीडियो दिख जाएंगी। हर जगह एक ही चर्चा है कि जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोप के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया और उन्हें इस तरीके से बिठाया जैसे कोई आम ऑफिसर हो, और फिर यूक्रेन में शांति कैसे लाई जाए इस टॉपिक पर बातचीत की गई। अब यहां पर एक बात गौर करने लायक है दोस्तों, भारत के कई पूर्व डिप्लोमेट्स भी इस घटना को देखकर अपनी राय रख रहे हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेने वाले हैं कंवल सिब्बल साहब को, जो भारत का प्रतिनिधित्व कई देशों में कर चुके हैं और जिनकी जियोपॉलिटिक्स पर बहुत गहरी समझ है। उन्होंने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मीटिंग ऐसी लग रही थी जैसे कोई ऑफिसर अपने जूनियर ऑफिसर्स को बुलाकर मीटिंग कर रहा हो और उनसे पूछ रहा हो, हाँ भाई क्या दिक्कत है, तरक्की क्यों नहीं हो रही है। और दोस्तों, सच में अगर आप तस्वीरें देखोगे तो साफ दिखेगा कि ट्रंप आराम से अपनी शानदार शाही कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके सामने बैठे थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल, जर्मनी के चांसलर, इटली की प्रधानमंत्री, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और साथ में नाटो के चीफ। पूरा सीन बिल्कुल ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसा कोई बड़ा ऑफिसर अपने छोटे मोटे ऑफिसर से मीटिंग ले रहा हो। अब यहां पर कंवल सिब्बल ने एक बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा, क्यों यूरोपियन लीडर्स ने इस फॉर्मेट को स्वीकार किया? यह तो सीधा सीधा ह्यूमिलेटिंग है, अपमानजनक है मतलब। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाकई यह बहुत ह्यूमिलेटिंग है। भारत के कई जाने माने पत्रकार जो द हिंदू जैसे अखबार के लिए लिखते हैं या बड़े न्यूज आउटलेट से जुड़े हैं, उन्होंने भी यही कहा है। पूरा नजारा किसी मॉडर्न डे दरबार जैसा लग रहा है, मानो राजा ने दरबार लगाया हो और छोटे मोटे राजाओं के शासक आए हो राजा की बात सुनने के लिए। यहां पर राजा थे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप और बाकी सभी यूरोपियन लीडर्स दरबारी बनकर बैठे थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि आपने वो वाली फोटो नहीं दिखाई जिसमें ट्रंप के ऑफिस के बाहर यूरोपियन लीडर्स को ऐसे बिठाया गया था जैसे बच्चों को लाइन में बैठा रखा हो और एक एक करके उनकी मीटिंग होगी ट्रंप साहब से। तो यहां मैं साफ कर दूं, वो फोटो नकली है दोस्तों, फेक है, फर्जी है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं इंटरनेट पर कई बार लोग बढ़ा चढ़ाकर चीजें दिखाने के लिए नकली तस्वीरें बना लेते हैं एआई के थ्रू, लेकिन जो असली फोटो और वीडियो है वही अपने आप में सब कुछ कहने के लिए काफी है। क्योंकि देखिए, ट्रंप ने बाकी लीडर्स का स्वागत अच्छे गेस्ट की तरह किया भी। कुछ विजुअल में दिखेगा कि सब एक बड़े टेबल पर बैठे हैं और बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यहां असली फर्क यह है कि पूरी दुनिया ने, सारे जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट्स ने, सबने एक ही फोटो को चुना और उसी को ध्यान में रखा। वही फोटो जिसमें ट्रंप एक तरफ बैठे और बाकी सभी लीडर्स उनके सामने बैठे हुए हैं। यही फोटो वो असली मैसेज दे रही है कि यहां कौन मालिक है और कौन दरबारी। यही कारण है कि दुनिया भर में चर्चा इसी फोटो को लेकर है दोस्तों। अब चलिए आपको बताता हूं कि यूरोप के अपने ही एक्सपर्ट्स और जियो इकोनॉमिक्स इस पर क्या कह रहे हैं। यहां पर एक बहुत मशहूर नाम आता है, डैनियल फुअर्ट। ये एक जाने माने जियो इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी फ्रेंच इकोनॉमी और पोलैंड के उभरते यूरोपियन पावर पर गहरी रिसर्च है। इन्होंने इस फोटो पर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने लिखा, यह तस्वीर साफ साफ बताती है कि यूरोपियन यूनियन ने यूरोप को मीनिंगलेस बना दिया है। यूरोपियन लीडर्स वॉशिंगटन भागकर गए थे, नंबर्स में डिस्परेट होकर। वे वहां पार्टनर्स की तरह नहीं गए बल्कि पिटिशनर्स की तरह गए। सोचिए कितना बड़ा आरोप है ये। यह एक दिया गया कि यूरोपियन लीडर्स इस मीटिंग में पार्टनर बनकर नहीं गए थे बल्कि याचक बनकर गए। यानी ये पूरी मीटिंग किसी बराबरी के रिश्ते जैसी नहीं लगी, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई इंटरनेशनल कोर्ट है और वहां याचिकाएं पेश करने के लिए ये सारे नेता पहुंचे हैं और तब एक आदमी यानी ट्रंप के सामने खड़े हैं जिसकी बात ही आखिरी मानी जाएगी। और सच्चाई यही है कि इस मीटिंग में ट्रंप ने ही तय किया कि क्या बातें होंगी, किसको क्या वादा मिलेगा और किससे कितनी बात कहनी है और किस बात को अनकहा छोड़ दिया जाएगा। यूरोपियन लीडर्स की खुद की कोई ठोस रणनीति नहीं थी, ना कोई लेवरेज, ना कोई विजन। उनके पास बस एक चीज थी,
अमेरिकी अप्रूवल की जरूरत। इसलिए तो कई एनालिस्ट कह रहे हैं कि यूरोप के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस मीटिंग में सॉवरेन लीडर्स की तरह नहीं लगे, बल्कि ऐसे लगे जैसे कंसल्टेंट जिन्हें बुलाकर बस एक राय ले ली जाए। असली फैसले तो कहीं और हो चुके थे। अब सवाल उठता है दोस्तों कि इस मीटिंग का असली नतीजा क्या निकला। देखिए, यहां पर सबसे बड़ा निष्कर्ष यह रहा कि अमेरिका को मिल गई 90 मिलियन यानी कि $90 मिलियन की हथियारों की डील। कैसे? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ट्रंप को साफ कहा कि यूरोपियन देश मिलकर आपको $90 मिलियन की डील देते हैं। इस डील के तहत यूरोपियन देश अमेरिकी हथियार खरीदेंगे और फिर वो हथियार सीधे सीधे यूक्रेन को दे दिए जाएंगे ताकि यूक्रेन लगातार रूस से लड़ता रहे। अब आप सोचिए, इससे बड़ा फायदा अमेरिकियों को और क्या हो सकता है। एक तरफ हथियार बिकेंगे, $90 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, दूसरी तरफ यूक्रेन को यह उम्मीद रहेगी कि उसे अमेरिका का सिक्योरिटी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहां असली खेल यहीं पर है दोस्तों। अमेरिका को इसके बदले में क्या करना था? बस एक सिक्योरिटी गारंटी कि अगर कल को शांति समझौते के बाद रूस दोबारा हमला करता है तो अमेरिका यूक्रेन का साथ देगा। यानी यूएस लिखित रूप में एक डॉक्यूमेंट देगा जिसमें होगा कि अगर भविष्य में यूक्रेन पर कोई अटैक हुआ तो यूएसए डिफेंस करेगा। अब आप खुद सोचिए, यह गारंटी कितनी खोखली है। मान लीजिए 6 महीने बाद, साल भर बाद रूस का राष्ट्रपति पुतिन सोचते हैं कि नहीं, अभी मुझे और यूक्रेन का हिस्सा चाहिए और वे फिर से हमला कर देते हैं। उस समय यूक्रेन तुरंत कहेगा, देखिए अमेरिका आपने लिखित रूप में वादा किया था, अब हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति को बस इतना बोलना है, हम रूस के साथ न्यूक्लियर वॉर नहीं चाहते, और वही बात खत्म हो जाती है। काहे की सिक्योरिटी गारंटी? अब ये बताइए, पूरी दुनिया समझ जाएगी कि अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए तो इसका सीधा मतलब होगा न्यूक्लियर वॉर, और अमेरिका उस हद तक कभी नहीं जाएगा। तो इस लिहाज से देखें तो ये पूरी मीटिंग काफी हद तक पॉइंटलेस थी। ऐसी मीटिंग पहले भी हो चुकी हैं, फर्क बस इतना था कि इस बार जेलेंस्की इमैनुअल मैक्रो यूके के प्रधानमंत्री, कियर स्टारमर जर्मनी के चांसलर, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी, फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन और नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे, ये सब एक साथ ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन पहुंच गए। अब जरा सोचिए, इतने सारे लीडर्स एक साथ सिर्फ एक आदमी से मिलने चले गए, और मजेदार बात यह है कि इनमें से नेटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे तो ट्रंप को मजाक में कई बार डैडी भी बुलाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यह पूरा दृश्य कितना अजीब था। मैक्रो का बयान, सबसे अहम जियोपॉलिटिकल सबक। अब आते हैं इस मीटिंग के बाद की सबसे अहम बात पर। मीटिंग खत्म हुई, बाहर आते ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने जो बयान दिया वही असली जियोपॉलिटिक्स लेसन है। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन की तुलना ऑगर से की। अब ऑगर कौन होता है? ऑगर को कहानियों में एक ऐसे दानव के रूप में बताया जाता है जो हमेशा भूखा रहता है, जिसे लगातार खाने की जरूरत होती है और जो बिना खाए रह ही नहीं सकता। मैक्रो ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। उन्होंने लगातार नए हिस्से निगलते रहना है, उन्हें लगातार विस्तार करना है, वरना वो टिक नहीं पाएंगे। अब यह बात क्यों अहम है? क्योंकि रूस की असली स्ट्रेटजी यही है दोस्तों, वो लगातार एक्सपेंड करना चाहता है। याद कीजिए कुछ समय पहले की वो वीडियो जिसमें पुतिन एक छोटे बच्चे से पूछते हैं, तुम्हारा टैलेंट क्या है? बच्चा कहता है, मैं जियोग्राफी का चैंपियन हूं, मुझे हर देश की बॉर्डर और राजधानी पता है। तब पुतिन मुस्कुराते हुए पूछते हैं, अच्छा बताओ दोस्त, रूस की बॉर्डर कहां खत्म होती है? बच्चा कहता है कि रूस की बॉर्डर वेरिंग स्ट्रेट तक जाती है, यानी यूएस के पास। लेकिन पुतिन तुरंत जवाब देते, ध्यान दीजिएगा, नहीं बेटा, रूस की बॉर्डर कभी खत्म नहीं होती। जहां हमारी सोच वहां रूस का बॉर्डर। और कमरे में बैठे सभी लोग, सारे रशियन एलिट, ओलिगार्कर्स, सब तालियां बजाने लगते हैं। अब सोचिए,
यह मजाक नहीं है दोस्तों, यह रूस की सोच है, रूस की स्ट्रेटजी है। यूएसएसआर को फिर से खड़ा करने की यही पॉलिसी है, लगातार विस्तार। अब इन सब चीज से भारत पर असर क्या पड़ता है, अब यहां आपका सवाल आएगा। ठीक है, यह सब तो यूरोप और अमेरिका के बीच हो रहा है, मगर भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? आप जवाब देंगे तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसका असर भारत पर बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले तो अमेरिका भारत पर टैरिफ बढ़ाने वाला है, यह बात लगभग कंफर्म हो चुकी है। अमेरिकी नेताओं को लगता है कि उनके पास अब एक जादुई फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? भारत पर प्रेशर डालो और पुतिन खुद बातचीत करने आ जाएंगे। हाल ही में रिपब्लिकन नेता लीडर्स ग्रैहम ने कहा है कि जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई, वहां पुतिन सिर्फ इसलिए आए क्योंकि इंडिया की बात आ गई थी। उन्होंने यहां तक कहा, देखो हमने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया है क्योंकि इंडिया रूस से ऑयल और गैस खरीद रहा है, और ये टैरिफ ही वो प्रेशर है जिसने पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर किया। अब सोचिए, अगर अभी 50% टैरिफ लगाए गए तो आगे चलकर ये 100% से भी ऊपर जा सकते हैं। 150% भी हो सकता है, 200% भी हो सकता है, 250% भी हो सकता है, और 250% की बात तो खुद ट्रंप ने बोली है। अब जरा गौर कीजिए, अगर ये टैरिफ लगातार बढ़ते गए तो भारत के सामने दो ही विकल्प बचेंगे। पहला विकल्प, भारत डटा रहे, चाहे मुश्किल हो, चाहे इकोनॉमिक प्रेशर कितना भी बढ़ जाए, लेकिन अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र विदेश नीति से समझौता ना करे। दूसरा विकल्प, ट्रंप के दरबार का हिस्सा बन जाए, यानी जो ट्रंप बोले उसमें हामी भर दे, उनके हिसाब से चले और बदले में टैरिफ हटवा ले। लेकिन अगर आप भारत की अब तक की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप देखें तो साफ लगता है कि भारत झुकेगा नहीं। भारत हमेशा अपनी रणनीति खुद तय करता आया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो या चीन हो, भारत सबके साथ अपने हितों के हिसाब से डील करता है, और आने वाले समय में भी यही होगा। ट्रंप की पॉलिटिक्स और यूरोप का भविष्य, यहां एक और अहम बात है दोस्तों, यूरोपियन लीडर्स ने खुद अपने हाथों से अपनी पोजीशन कमजोर की है। आप देखिए, इस मीटिंग में ना यूरोप की कोई स्ट्रेटजी थी, ना कोई विजन, सब कुछ ट्रंप के सामने रख कर आए थे कि आप बताइए हमें क्या करना है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि इस मीटिंग से यूरोप को कुछ नहीं मिला, ना कोई सुरक्षा की गारंटी जो सोच में काम आए, ना कोई पॉलिटिकल लेवरेज, ना कोई स्ट्रॉन्ग विजन। मिला क्या? सिर्फ अमेरिका को $90 मिलियन का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो साफ है कि यूरोप धीरे धीरे पार्टनर नहीं रह गया, बल्कि अमेरिका का एक तरह का क्लाइंट बन गया है। अब सोचिए, अगर भविष्य में कोई शांति समझौता भी हो जाता है और रूस फिर से हमला कर देता है, तो यूरोप के पास कोई अपना रोड मैप नहीं है, वो फिर से अमेरिका की तरफ देखेगा। और रूस की स्ट्रेटजी भी यहां साफ समझ में आती है दोस्तों। रूस यह मान चुका है कि उसे लगातार एक्सपेंड करना है। पुतिन की सोच साफ है, रूस की बॉर्डर कभी खत्म नहीं होती, यानी जब तक मौका मिलेगा रूस अपने पड़ोसियों पर दबाव बनाएगा, नए नए हिस्सों पर कब्जा करेगा और सोवियत यूनियन की तरह एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, इसलिए मैक्रो ने पुतिन को ऑगर कहा, एक ऐसा दैत्य जिसे हमेशा कुछ ना कुछ निगलते रहना है। भारत पर दबाव और अमेरिकी चाल, अब सवाल फिर वही आता है, भारत कहां खड़ा है? अमेरिका को लगता है कि अगर भारत पर प्रेशर डालो तो पुतिन कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि आज रूस की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक भारतीय मार्केट और भारतीय खरीदारों पर निर्भर है। भारत सस्ते दाम पर रूस से तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, और यही रूस की सबसे बड़ी आय का स्रोत बन चुका है। तो अगर भारत झुक गया, रूस को बड़ा झटका लगेगा। इसलिए अमेरिका टैरिफ को हथियार बना रहा है, लेकिन भारत की पोजीशन अलग है। भारत जानता है कि उसे सिर्फ अमेरिका का क्लाइंट बनकर नहीं रहना, भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी भी चाहिए, अपनी आर्थिक हित भी चाहिए, और अपनी जियोपॉलिटिक्स स्वतंत्रता भी चाहिए। इसलिए यह लड़ाई लंबी चलेगी। भारत टैरिफ का प्रेशर झेलेगा, लेकिन अमेरिका के सामने दरबारी बनकर नहीं बैठेगा। दोस्तों, यूरोप की गलती और भारत का सबक, यूरोप की सबसे बड़ी गलती यही रही
कि उसने खुद को ट्रंप के सामने छोटे भाई की तरह पेश कर दिया, तो बराबरी का पार्टनर बनकर नहीं गए बल्कि पिटिशनर बनकर गए। और यही तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ अमेरिका का दबदबा, दूसरी तरफ यूरोप का झुकाव और बीच में रूस का ऑगर जैसी मुंह। भारत के लिए यह एक बड़ा सबक है। अगर आप बराबरी से खड़े नहीं होंगे तो आपको हमेशा दरबारी की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आने वाले समय में क्या होगा? अमेरिका भारत पर और टैरिफ लगाएगा। शुरुआत 50% से हो चुकी है, ये 100% तक जा सकती है। 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है। अब हमें तैयार रहना चाहिए। यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियार देंगे। इससे रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचेगा। रूस अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदलेगा, वो लगातार नए हिस्सों को निगलने की कोशिश करेगा। भारत पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा और अमेरिका चाहेगा कि भारत उसकी लाइन पर चले, लेकिन भारत के पास विकल्प साफ है, या तो अपने हितों की रक्षा करें और प्रेशर झेलें, या फिर दरबारी बनकर अपना सिर झुका दें। भारत की अब तक की नीति देखकर लगता है कि भारत पहला रास्ता चुनेगा। तो दोस्तों, इस पूरी मीटिंग से जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो यही है कि यूरोपियन लीडर्स पार्टनर नहीं रहे बल्कि पिटिशनर्स बन गए। अमेरिका ने सिर्फ अपने हित साधे और $90 मिलियन की डील ले गया। रूस अपनी ऑगर जैसी भूख के साथ लगातार एक्सपेंड करता रहेगा और भारत पर अब सीधे सीधे दबाव डाला जाएगा। यह वक्त भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा है, क्योंकि यही तय करेगा कि भारत एक स्वतंत्र महाशक्ति बनता है या फिर किसी का दरबारी। और जैसा कि हम सबको विश्वास है, भारत झुकेगा नहीं, भारत दबाव झेलेगा, लेकिन अपनी राह खुद तय करेगा। आने वाले समय में और भी अपडेट्स आएंगी। जैसे ही नई घटनाएं होंगी मैं आपके लिए नई अपडेट्स लेकर जरूर आऊंगा। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे थे टीटीआई स्टडी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।